सबसे पहले आप लोगों को रमजान मुबारक। तो पिछली क्लास में हम लोग देख रहे थे कुतुब शाही खानदान, जिसमें हमने इब्राहिम कुली कुतुब शाह को देखा था। अब आज की क्लास का हमारा टॉपिक है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो ये तेलंगाना की तारीख का सबसे ज्यादा अहम टॉपिक है, ये अहम शख्सियत है। ये न सिर्फ एक अहम बादशाह था, एक अजीम हुक्मरान था, बल्कि अपने दौर का एक अजीम शायर और ममार भी रहा है। तो चलिए देखते हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिसे आमतौर पर उर्दू वाले पहला साहब दीवान शायर कहते हैं। दूसरी तरफ गजल गो शोरा, इसके लिए और भागमती के बारे में कई एक नज़्में और गजलें लिखते हैं। लेकिन आज हम तारीख के मजमून में कुली कुतुब शाह की हुक्मरानी, उसका दौरे हुकूमत और उसके नज़्म कैसे थे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह का जब दौरे हुकूमत रहा वो 1580 से 1612, यानी कि 1580 से 1612 तक ये हुकूमत करता रहा। उसके ये इब्राहिम कुली कुतुब शाह का बेटा था। ये कुतुब शाही खानदान का वो हुक्मरान है जिसने 14 साल की उम्र में ही तख्त नशीन हुआ, यानी कि बहुत ही कम उम्र में बादशाह बना। कम उम्र में बादशाह बनने के बावजूद सल्तनत के नज़्म-ओ-नस्क़ को बेहतरीन तरीके से संभाला है। तो यह कुतुब शाही खानदान का सबसे कम उम्र में बादशाह बनने वाला हुक्मरान है, जिसे हम लोग कहते हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो देखते हैं कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बारे में हमें कहां से मालूमात हासिल होती है। तो हमें मालूमात हासिल होती है अमीनाबाद के कतबे से। कहां से? अमीनाबाद का कतबा है जिसे अखलास खान ने लिखवाया था, जो तेलुगु में है। अमीनाबाद का कतबा है जिसे अखलास खान ने लिखवाया था, जो तेलुगु में है। इस कतबे में हमें मोहम्मद कुली कुतुब शाह की सवानी उम्री या उसके तारीखी मालूमात का जायजा मिलता है। तो इसमें अखलास खान ने कहा है कि इस दौर में इसके हमअसर हुक्मरान कौन थे, यानी कि अगर इस हिस्से में हुकूमत कर रहा है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, तो जुनूब में कौन सी हुक्मरानी थी और कौन हमअसर बादशाह थे। इसी तरह शुमाल में कौन सी हुक्मरानी थी और कौन इसके हमअसर बादशाह थे। तो नीचे इसके पास थी विजयनगर सल्तनत और ऊपर थी मुगल सल्तनत। मुगल सल्तनत में कुली कुतुब शाह का हमअसर जो है वो था अकबर। कौन था? अकबर आजम कुली कुतुब शाह का हमअसर था। इसी तरह आप नीचे की तरफ जो है विजयनगर सल्तनत थी। विजयनगर सल्तनत से कुली कुतुब शाह के दोस्ताना ताल्लुकात नहीं थे, जिसका नतीजा ये रहा कि मुसलसिल ये लोग जंगों में मुलव्विस रहे। कुली कुतुब शाह की और विजयनगर की सल्तनत में हमेशा जंगें चलती रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि गुत्ती और पेनुगंटुवाड़ा, कौन से इलाके? गुत्ती और पेनुगंटीवाड़ा, ये दो इलाके विजयनगर सल्तनत से कुली कुतुब शाह ने जंगों के जरिए हासिल किए। इसकी बहादुरी शुजाअत को देखकर अकबर ने अपने एक सफीर मसूद बेग को कुली कुतुब शाह के दरबार में भेजा। कुली कुतुब शाह ने इसका बड़े जोश और खरोश के साथ इस्तकबाल किया, जिसके नतीजे में मुगल और कुतुब शाहों के दरमियान काफी ज्यादा दोस्ताना ताल्लुक है। तो ये कहां पर मालूम हो रहे हमारे पूरे के पूरे मालूमात? अमीनाबाद के तेलुगु के कतबे से, जिसे अखलास खान ने लिखवाया। अब इसके बाद जब दूसरी तरफ आते हैं तो देखिए कि इसने कौन सी चीजें थी जो तामीर करवाया। तो सबसे पहले कुली कुतुब शाह को शहर हैदराबाद का बानी कहा जाता है, यानी कि शहर हैदराबाद को आबाद करने वाला या बसाने वाला जो था वो सुल्तान कुली कुतुब शाह था। अब कई लोगों का ख्याल है कि हैदराबाद का नाम जो हैदराबाद है वो कई तारीखी वाकयात से जुड़ा हुआ है। तो हम देखते हैं कि हैदराबाद का नाम हैदराबाद किस तरह आया है। तो तारीख में लोग कहते हैं, मोरिखियन जैसा फरिश्ता है लिखता है कि हैदराबाद में आज जो याकूतपुरा जगह है, किसी जमाने में वो चंचला नाम की जगह होती थी, जहां पर एक बड़ी खूबसूरत लड़की थी या रक्कासा थी, जिसका नाम था भागमती। ये भागमती से कुली कुतुब शाह को इश्क होता है। उसके बाद भागमती से कुली कुतुब शाह की शादी हो जाती है। शादी के बाद
भागमती का नाम कुली कुतुब शाह हैदर महल रखता है, उसी की तवज्जुह से उस शहर का नाम जो चंचला था कभी हैदराबाद रखा गया। ये एक इसकी फरिश्ता की कहानी। इसी तरह एक गैर मुल्की धार्मिक बल्कि सफीर है जिसने कहा कि हैदराबाद में काफी तादाद में बागात थे, बहुत सारे बागात थे, इसलिए इसे बागों का शहर कहा गया। यानी कि बाग नगर नहीं बल्कि तामिल के मुकाबले क्या है, बागों का शहर है कि बहुत ज्यादा बाग रहने की वजह से इसे हम बाग का ये बोलते हैं तामिल में। तीसरी थ्योरी ये है कि एक सफीर है ट्रैवलर जो हिंदुस्तान आया था, उसका यह ख्याल है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह के एक सूफी बुजुर्ग थे इमाम अली, जिनको हैदर का लक़ब दिया गया था, शायद इसीलिए हैदराबाद को इनके नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसमें सबसे अहम और अधिक थ्योरी फरिश्ता की है जिसने कहा कि भागमती के नाम पर पहले भाग्यनगर रखा गया, भागमती की शादी के बाद उसका नाम हैदर महल रखा गया, वो हैदर महल की वजह से ही हैदराबाद का नाम हैदराबाद पड़ा। तो हैदराबाद के पीछे भी एक बड़ी कहानी है, मैं आपको ये टॉपिक खत्म होते तो सुना देता हूँ। दूसरी बड़ी अहम इमारत है चार मीनार, जो कि सन 1591 में शुरू हुई और 94 में खत्म होती है। तो चार मीनार का बनना भी एक तारीखी अमल है। हैदराबाद में प्लेग की बीमारी आई थी, प्लेग यानी कि चूहों से बीमारी आती है, तो उस बीमारी के खत्म होने पर, उस बीमारी पे फतेह हासिल करने के बाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने जीत की निशानी के तौर पर चार मीनार को बसाया या आबाद किया। इसकी तामीर 91 से 94 तक चली। इसको बनाने में जो सबसे अहम हाथ है, इसका इंजीनियर जो आर्किटेक्ट है वो मीर मोमिन अस्त्राबादी है। चार मीनार और हैदराबाद को बनाने वाले कौन है? मीर मोमिन अस्त्राबादी है, जिन्होंने इसका पूरा का पूरा नक्शा तैयार किया और इसको बनाया। चार मीनार बनाने की वजह क्या है? हैदराबाद में जो प्लेग आया था, प्लेग के कामयाबी के साथ उससे खत्म करने के बाद इसको बनाया गया। इसके साथ साथ दारुशिफा बनाया गया। दारुशिफा यानी कि दवाखाना जहां पर लोगों का फ्री में इलाज होता है। इसके साथ ही साथ गगन महल, दारुशिफा यानी कि दवाखाना, गगन महल जो होता था ये समझिए कि दौरे हाजिर में ये इंसाफ की जगह जैसा होती है, यहाँ पर लोगों के लिए इंसाफ का मुतालिबा जो भी सवाल आगे करता था उसे यहाँ पर इंसाफ मिलता था। इसके साथ साथ दाद महल या खुदादाद महल, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए दाद महल या खुदादाद महल एक्चुअली ये 8 मंजिलों पर मुश्तमिल एक महल था। इसमें कुली कुतुब शाह की या मोहम्मद कुली कुतुब शाह की जो अजीज बेगम या माशूका है वो इसी में से एक मंजिल पे होती थी। 5वें मंजिल पे रहती थी जिसका नाम था हैदर मंजिल। क्या नाम था? हैदर मंजिल। यानी कि दाद महल जो है वो 8 मंजिला इमारत थी जिसकी 5वीं मंजिल पे इनकी मलिका रहा करती थी, इसीलिए इसको क्या कहा गया? हैदर मंजिल। इसी तरह इनके वालिद साहब जो थे उन्होंने भी कारनामा करे थे। इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने 12 दरिया बनाई थी, मैं पिछली क्लास में आपको बोला है। तो इब्राहिम कुली कुतुब शाह के दौर में एक बेहतरीन रक्कासा थी जिनके रक्स पे और उनकी खूबसूरती पे इब्राहिम कुली कुतुब शाह अपना दिल हार बैठे थे, इसीलिए उनके लिए एक बारादरी बनाए थे जिसका नाम था तारामती बारादरी। अब उनके बेटे साहब क्या बनाए? हैदर मंजिल। तो ये थी इनकी तामीरात, क्योंकि एक अजीम उम्मत थे। इसके बाद जब हम इसको आगे चल के देखते हैं तो पता चलता है कि न सिर्फ ये एक अजीम हुक्मरान था बल्कि एक शायर था। शेर और सुफन से काफी ज्यादा दिलचस्पी थी, इसलिए इनके दरबार में कई एक शोरा भी थे। वो शोरा कौन कौन थे, उन शोराओं ने क्या क्या लिखा, अब हम यहाँ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कौन थे। अभी मैं बताता हूँ, आप लोग देखिए। सारंगा तमैया, सारंगा तमैया जिसने वैजयंती विलासम लिखी, इनका दरबारी शायर था जिसने क्या लिखा? वैजयंती विलासम। मल्ला रेड्डी था जिसने शिवा धर्मोत्तरम लिखी। मल्ला रेड्डी क्या लिखा? शिवा धर्मोत्तरम। इसी तरह मोहम्मद अमीन साहब थे जिन्होंने लैला मजनू लिखी। ये सबके सब कुतुब शाह के, मोहम्मद कुतुब शाह के दरबारी शायर है, जिसमें से ये 2 लोग जो है वो तेलुगु है, ये 2 लोग उर्दू और फारसी के हैं। तो सारंगा तन्मैया ने वैजयंती विलासम लिखी, मिर्जा मोहम्मद अमीन ने लैला मजनू लिखी, गुलाम अली ने पद्मावती लिखी। पद्मावती लिखी नहीं बल्कि पद्मावती ऑलरेडी पहले से लिखी गई थी,
जिसको जैसी ने लिखा था, मैं आपको सलातीन दिल्ली में बताया था, जैसी ने लिखा था, इसी का फारसी में तर्जुमा किसने किया? गुलाम अली ने किया। तो ये थे इस जमाने के शायर। अब इसके साथ साथ शायर और शायरों की किताबों के बाद जब हम आगे चल के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि खुद मोहम्मद कुली कुतुब शाह जाती तौर पर एक शायर था। तारीख में उर्दू का सबसे पहला साहब दीवान शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह है, जिसने तकरीबन 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं अपनी शायरी में। 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं। अहम तखल्लुस जो उर्दू में इस्तेमाल करता था, उर्दू और फारसी में, वो था माने, और तेलुगु में जो इस्तेमाल करता था वो था तुर्कमा। इसके अलावा भी तकरीबन 17 तखल्लुस इसने इस्तेमाल किए। हैदराबाद जब आबाद हुआ, यानी कि हैदराबाद को जब तामीर किया जा रहा था, शहर हैदराबाद को, तो कुली कुतुब शाह का एक अजीम शेर है जिसने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि मेरे शहर को तो लोगों से मामूर कर, दरिया में जैसे मन या समा। मोरसिंह कहते हैं कि ये कुतुब शाह की दुआ थी, जो आज हैदराबाद शहर गुंजान आबादी के साथ भरा हुआ है, जिस तरह दरिया में मछलियां होती हैं। तो यह खुद कुली कुतुब शाह का शेर है। इसने कितने 17 अपने तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं। इसने अपना दीवान लिखा जिसको कुलियात कुली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुलियात कुली के नाम से इसने अपना दीवान शाये किया, जिसमें 50,000 से जायद अशार है, जो ना सिर्फ शायरी बल्कि समाजी हालात पर, हैदराबाद के समाजी तहजीब और तमद्दुन की अक्कासी करते हैं। हैदराबाद की बोलचाल या हैदराबाद का जो समाजी ढांचा है कुतुब शाही खानदान का, वो इसके कुलियात कुली की नज़्मों में नजर आता है। न सिर्फ इसने उर्दू बल्कि फारसी में भी शायरी की है, जैसा कि वो शेर था, पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज तिल दिया जाए ना, पिया बाज कैसे सबूरी करूं, खाए जाए अम्मा पिया जाए ना। ये फारसी में शेर था। मोरसी लिखते हैं कि जब ये बागमती से मिलने जाता था, बागमती जो थी मूसा नदी के दूसरे किनारे पे थी, तो जब बागमती से मिलने जाता था तो आमतौर पे मूसा नदी में तुगयानी रहा करती थी। मूसा नदी बहुत तेज बहती थी। आज इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, कब्जों की वजह से मूसा नदी जाके मूसा नाली हो चुकी है, लेकिन किसी दौर में जब कुतुब शाही दौर था तो मूसा नदी पानी से लबरेज हुआ करती थी। तो जब ये उससे मिलने जाता था, एक दिन इब्राहिम कुतुब शाह देखते हैं कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, मूसा नदी में तूफान है, और ये अपना घोड़ा दौड़ाकर बागमती से मिलने चले जाता। तो इब्राहिम को लगता है कि भाई एक चश्मा चराग है, सल्तनत का वारिस से डूब के मरेगा तो कैसा होने लगे, उसको जेल में बंद कर देता। बंद करने के बाद बागमती से नहीं मिलने के गम में वो शेर कहता है कि पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज एक दिल जिया जाए ना। लेकिन फिर बेटे की मोहब्बत में उसको छोड़ देता है कैद खाने से। लेकिन फिर एक दिन इब्राहिम कुतुब शाह को इत्तला मिलती है कि भरी मूसा नदी से फिर कुतुब शाह बागमती से मिलने के लिए अपना घोड़ा दौड़ाकर तैरते हुए जा रहा है। तब इब्राहिम कुतुब शाह मूसा नदी पे पुल बना देता है, जिसे हम लोग कहते हैं पुराना पुल, जो आज भी हैदराबाद में वाक़ मूसा नदी पे बनाया गया सबसे पहला पुल था, जिसे इब्राहिम कुतुब शाह ने बनवाया था, ताकि इनका जो बेटा है जो अपनी मासूका से मिलने जा रहा, पानी में डूब के नहीं मारना बल्कि बीच पे से चले जाना। तो ये थी इनकी शायरी। अब इस दौर में तो अहम वाकयात हुए, तो तारीख में आप लोगों को अक्सर पूछता कि इसी दौर में डिच यानी यूरोपी हमारे पास आना शुरू हुए। सबसे पहले यूरोपी इसी दौर में आना शुरू हुए सन 1605 में। 1605 में डिच लोग हमारे पास आए। डिच लोग आए, उसके बाद 1611 में ब्रिटिश यानी के बरतानवी लोग तेलंगाना के इलाके में, आंध्र के इलाके में आए। ये दो लोगों ने 1611 में एक, 1605 में एक मछलीपट्टनम के इलाके में, मछलीपट्टनम के इलाके में अपने कारखाने खोले। तो क्या हुआ, इस इलाके में सबसे पहले डिच और बरतानवियों ने 1605 में, डिच और 1611 में दोनों ने अपनी कंपनियां, तिजारती कंपनियां कुली कुतुब शाह की इजाजत से
मछलीपट्टनम में कायम की। इसके बाद मैं जैसा कि बताया कि 1580 से 1612 तक का इनका दौर रहा। इनका इंतकाल हो जाता है। कुली कुतुब शाह के इंतकाल के बाद इनकी कोई नरीन औलाद नहीं रहती, सिर्फ इकलौती एक बेटी रहती जिसका नाम था बेगम हयात बख्श या हयात बख्शी बेगम। इनकी कुली कुतुब शाह की कोई अपनी नरीन औलाद नहीं रहती, सिर्फ इकलौती एक बेटी रहती जिसका नाम हयात बख्शी बेगम रहता। इन्हीं के शोहर, इनके जो शोहर है जिनका नाम था सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह। ये कुली कुतुब शाह के भतीजे और दामाद दोनों होते हैं। हयात बख्शी बेगम के शोहर है और कुतुब शाह के भतीजे हैं। वफात के बाद 1612 से 1624 तक फिर सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाही फरमारवा बनते हैं और इस दौर को आगे बढ़ाते हैं। इंशाअल्लाह ये कल की क्लास में हम देखते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।